So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with the क्रिया शायरी सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा धातु कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग आखिरी धातु अपने पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं शुक्र धातु। शुक्र धातु आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा धातु चैप्टर में। तो शुक्र धातु में मेनली इस चैप्टर में हम लोग वही चीजें पढ़ने वाले हैं जो अभी तक सारे चैप्टर्स में हम लोग देख रहे थे। वही मेन अपनी ओवरव्यू रहेगा, वही मेन हेडिंग्स रहेंगी। अब आपको ये देखना है कि आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, और अगर आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके से लिखेंगे। शुक्र धातु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु जो आपके एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है। अगर किसी धातु पे कोई क्वेश्चन बनाने हैं तो जनरली शुक्र धातु पे ही बनाते हैं, क्योंकि ये होता है ना, ये 10 नंबर में भी इजिली बन जाता है इसका आंसर, इसलिए 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। बाकी जो धातु हैं जैसे मांस हो गया, मेद हो गया, उसके बाद ये सारी धातु हैं, तो ये सारी धातुओं में छोटा-छोटा ही बन पाता है, मतलब 5 नंबर के ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनते। तो शुक्र धातु इम्पोर्टेंट धातु है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें कई चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण होते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हमारे सिलेबस में है, कौन-कौन सी चीज़ें इस यहाँ पे दे रखी हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो शुक्र धातु होता है, ये अंतिम धातु होती है। ये निर्मल होती है, व्हाइट कलर की होती है, मतलब शुक्ल वर्ण की होती है। इसके कारण इसको शुक्र बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर की होती है। इसके पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तेज हो गया, रेतस हो गया, वीर्य हो गया और बीज हो गया। ये इसके इंपॉर्टेंट पर्याय आ जाते हैं। तो इन पर्याय को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऐसे च आपको कहीं लिखने को नहीं आएगा कि हाँ, पर्याय लिखो। बट हाँ, अगर कभी ये सारी वर्ड्स दिखते हैं आपको किसी भी चीज़ में, जैसे अभी आप अ, नावेगान धारणी अध्याय में जाएँगे तो वहाँ पे रेतस वर्ड का यूज़ होता है। तो रेतस हो गया, वीर हो गया, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, अलग-अलग जगह पे आती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, रेतस मतलब होता क्या है। जैसे शकृत होता है, शक्रत, तो ये क्या होता है? ये पुरुष को बोलते हैं। लेकिन जैसे कहीं पे आ गया डायरेक्ट लिखा हुआ, तो कहेंगे यार ये शकृत क्या होता है? तो इसीलिए ये पर्याय पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। अब इसकी निरुक्ति देखते हैं। तो शोचित शुच्यते या वीरते विक्रांते द्वारा शुक्र की निरुक्ति होती है। ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अगर व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो शुच्य धातु में रक प्रत्यय होकर शुक्र धातु बनता है। फिर उत्पत्ति कैसे होती है? अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम। चरक की चिकित्सा स्थान में बताया गया, अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में बताया गया है कि मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेदिक आचार्यों ने शुक्र धातु की उत्पत्ति मज्जा से बताई है। आचार्य चक्रपाणी ने भानुमति टीका में मज्जा में उपस्थित शुक्र निर्माण अंश और शुक्राग्नि क्रिया पर से प्राप्त प्रसाद अंश में शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, ऐसा उल्लेखित किया है। तो वही जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो निर्माण अंश होता है उससे अग्नि क्रिया होती है, उसके बाद आगे चल के वो धातु बनाता है, ठीक है? तो वो चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बार-बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो रस धातु, रक्त धातु उसमें देख लीजिएगा, उसमें अच्छे तरीके से बता दिया है। और वहाँ पे बताया गया है ताकि बाद में बार-बार वो चीज़ पढ़ने को ना मिले, क्योंकि हर चैप्टर में सेम ही चीज़ चल रही है। तो एक बार पढ़ के खत्म करें, क्यों बार-बार वही सेम चीज़ें पढ़-पढ़ के टाइम अपना वेस्ट करना, ठीक है? शुक्र शब्द से सामान्यतः उस स्राव को जाना जाता है जिसका मैथुन उपरांत शिश्न द्वारा निसरण होता है। इसे आधुनिक भाषा में सीमन कहा जाता है। यह स्राव एक ना होकर अनेक ग्रंथियों के स्राव का मिश्रण होता है। तो ये बताया गया शुक्र के बारे में। ये सीमन की डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न का पार्ट है। इसमें ये बता रहे हैं कि व्यान वायु जो होता है उसकी प्रेरणा से सर्व शरीर व्यापी होता है, मतलब सर्व शरीर में होता है। संचार की अवस्था में यह शुक्र वह स्रोतस में भी पहुंचती है और वहां शुक्र का भी पोषण करती है। सर्वांग व्यापी रस में शुक्र का उत्पादक अंश भी विद्यमान रहता है। ये जब शुक्रवाही स्रोतस में पहुंचते हैं तब उक्त स्रोतस, मतलब जो कौन सा ये वाला शुक्रवाह स्रोतस बताया गया है, अपने अंश को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि रस में विद्यमान शुक्र के उत्पादन द्रव्य या सूक्ष्म शुक्र अपने स्रोतस में ही सीमित नहीं रहता,
ये बता रहे हैं कि ये सर्वदेह व्यापी है, मतलब पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, ये तो मॉडर्न में वैसा तो कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पे आयुर्वेद में कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉडर्न के कॉन्सेप्ट से अलग होती हैं। तो बस यहीं पर आपको पढ़कर सीमित रखना है। बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाकर मॉडर्न से कोरिलेट करके मत रखिए। क्योंकि आयुर्वेद अलग चीज़ है और मॉडर्न अलग चीज़ है। तो दोनों को अलग-अलग पढ़िए तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए, कि जहाँ पे आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स लगाने हो वहाँ पे आयुर्वेद का लगाइए, जहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स लगाने हो वहाँ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स लगाइए। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे सही हैं। महर्षि चरक ने शुक्र की उत्पत्ति का विशदता पूर्वक वर्णन किया है कि इसके अनुसार मज्जा जब अपनी अग्नि से परिपक्व हो जाती है तो उसमें जो स्नेह भाग होता है, स्नेह मतलब जो चिकना भाग होता है, उससे उसी से शुक्र का निर्माण होता है। वायु तथा आकाश आदि भावों के द्वारा अस्थियों में सुशीरता हो जाती है। इन सुशीरों के द्वारा शुक्र की श्रुति मतलब स्राव होता है, वहां से निकलता है। उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मिट्टी के नए भरे घड़े में सूक्ष्म छिद्रों से जल निकलता है। जो छोटे छोटे पार्ट वो होते हैं, क्या कहते हैं, छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं। तो वहां से ये बता रहे हैं कि जो मज्जा होता है अंदर, जैसे अस्थि है, तो अस्थि में जो अंदर मज्जा यहाँ पे भरा होता है और अस्थियों में छोटे-छोटे छेद टाइप के होते हैं। तो मज्जा का जो स्नेह भाग होता है वो इन छेदों से बाहर निकलता है और शुक्र की उत्पत्ति करता है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट बताया है आयुर्वेद का। फिर यहाँ पे एक उपमा दी गई है कि जिस प्रकार पुष्प की, उपमा मतलब एग्जाम्पल या कह सकते हो रिलेशन बताया गया है, जिस प्रकार पुष्प की कली से सुगंध नहीं आती, परंतु कली के खिल जाने पर सुगंध आने लगती है, उसी प्रकार शरीर में बाल्यावस्था में शुक्र की उपस्थिति रहती है और युवावस्था प्राप्त होने पर उनकी उसकी क्रियाएं प्रकट हो जाती हैं। कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार कारण रूप शुक्र बाल्यावस्था में ही विद्यमान रहता है और युवावस्था में कार्य रूप व्यक्त हो जाता है। मतलब प्रेजेंट तो पहले से होता है, लेकिन व्यक्त होना या फिर कार्य रूप में आना, ये युवा अवस्था में होता है, जब एडल्ट हो जाते हैं। सुश्रुत का मत भी शुक्रोत्पत्ति में महत्वपूर्ण है तथा पुष्प, मुकुल, कली में गंध है या नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, अथवा है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत अनुसार पूर्व में विद्यमान भावों की ही अभिव्यक्ति होती है। केवल सूक्ष्म होने के कारण कच्ची कलिका में गंध व्यक्त नहीं होती, परंतु समय आने पर जब कलिका की पंखुड़ी पराग विकसित होते हैं तब गंध विकसित होती है। इस प्रकार बालकों में भी वय बढ़ने पर शुक्र का प्रादुर्भाव होता है। तभी बता रहे हैं कि ये जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जो चीजें होती हैं वो अपने स्टेट को कन्वर्ट करती हैं, आगे परिपक्व होती हैं, आगे जाके मतलब बनती हैं, कुल मिला के बता रहे हैं। और वो कब बनती हैं, जब उसकी एक स्पेसिफिक एज हो जाती है। वो बाल्यावस्था को छोड़कर वृद्ध मतलब युवावस्था में जब आता है तो उस समय जब जो कन्वर्जन होते हैं उसकी वजह से शुक्र उत्पत्ति हो जाती है। तो सुश्रुत बोल रहे हैं। स्त्री शुक्र की बात करें तो स्त्री में शुक्र होता है कि नहीं होता है, ये बहुत सारा वो आता है कि आयुर्वेदीय आचार्यों ने सप्त धातु का उल्लेख स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि हाँ दोनों के लिए ही है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। तो स्त्री में शुक्र होता है कि नहीं, अर्थात रस से शुक्र पर्यंत सभी धातुएं जैसे पुरुषों में पाई जाती हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में भी होती हैं। अंतर केवल इतना है कि स्त्रियों का शुक्र गर्भोत्पत्ति के योग्य नहीं होता। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे वाइवा होता है, वाइवा, तो वाइवा में पूछे जाते हैं सारी चीजें। यार ये बताओ कि शुक्र धातु पे तुमने अपना बनाया है, क्या कहते हैं, कंपाइलेशन फाइल। तो कंपाइलेशन फाइल बनाएंगे तो इतना तो तुम्हें पता होगा ना कि स्त्री में वो शुक्र होता है कि नहीं होता है। तो हम फिर सोचते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं स्त्री में शुक्र नहीं होता, स्त्री में आर्तव होता है। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे ये बताना है कि हाँ स्त्रियों में भी शुक्र होता है, लेकिन वो गर्भोत्पत्ति के योग्य नहीं होता, उससे मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अनेक ऐसे प्रसंग संहिताओं में उपलब्ध हैं जिसमें स्त्री शुक्र स्वतः सिद्ध हो जाता है। आचार्य चक्रपाणि ने तंत्र आंतर से अन्यों के मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्त्रियों में भी शुक्र होता है, पर वह गर्भोत्पत्ति के योग्य नहीं होता। इस प्रकार गर्भ उत्पत्ति के लिए पुरुष का शुक्र तथा स्त्री के आर्तव अनिवार्य हैं।
तो मतलब जो स्त्री में आर्तव होता है वो गर्भोत्पत्ति में योग्य होता है, लेकिन स्त्री का जो शुक्र होता है वो नहीं होता। बट ऐसा नहीं कह सकते कि स्त्री में शुक्र नहीं होता, स्त्री में शुक्र होता है बट नहीं होता, ठीक है? गर्भ-उत्पत्ति के योग्य नहीं होता। सुश्रुत ने एक स्थल पर अनस्ति गर्भ की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए स्त्री में शुक्र की स्थिति पर प्रकाश डाला। तो मतलब अलग-अलग जगहों पे रेफ़रेंस यहाँ लिए जा रहे हैं। जब आप कंपाइलेशन बनाते हैं तो आपके एग्ज़ाम मतलब बोलते हैं, जो टीचर्स होते हैं कहते हैं कि अलग-अलग रेफ़रेंसेस से चीज़ें निकाल कर लाना और सारी चीज़ें उसमें लिख के लाना कि सुश्रुत ने क्या कहा है, चरक ने क्या कहा है, वाग्भट ने क्या कहा है, चक्रपाणि ने क्या बताया है टीका में अपने। तो सारी चीज़ों में ज़रूरी होता है यहाँ पे कि कौन-कौन से आचार्य ने कौन-कौन सी चीज़ें बताई हैं, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। अब जैसे पीजी करेंगे, तो पीजी करने में आपको फिर से ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर से वापस आएँगे। इसीलिए जितना आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, उतना कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ताकि आपके लिए आगे वो ईज़ी रहे, ठीक है? जब फिर आगे देखते हैं, फिर शुक्र का स्थान की बात करते हैं। तो शुक्र का स्थान सर्व शरीर मानते हुए निम्न वर्णन किया है। चरक ने क्या बताया कि सर्व शरीर है। अब ये वाला जो श्लोक आता है, ये उपमा दी गई है कि जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इक्षु मतलब गन्ने से रस निकलता है। किस तरीके से जब उसमें पीड़न होती है, उसी प्रकार सर्व शरीर में भी शुक्र रहता है, लेकिन जब मैथुन क्रिया होती है, तब जाके शुक्र की निःसरण होता है। ये बताया गया है। जैसे इक्षु है, गन्ना है, उसमें पूरे में रस भरा हुआ है, लेकिन जब उसे मशीन में डालते हैं तभी जाके उससे रस निकल पाता है, इक्षु रस। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि सर्वगात्र अनुगत अ, होता है। देहम शुक्रम संस्पर्शनम तथा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चरक ने शुक्र की 3 उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे प्रथम ये है कि जैसे ईख में रस रहता है, परंतु यत्न पूर्वक पीड़न से रस बाहर निकलता है, उसी प्रकार कामादि वासना से प्रभावित मनुष्य में शुक्र बाहर निकलता है। दूसरा क्या है? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कि जिस प्रकार दही में घृत रहता है, पर प्रयास करने पर मथने से घृत अलग हो जाता है, उसी प्रकार स्मरण, कीर्तन आदि प्रयास द्वारा शुक्र शरीर से पृथक होकर बाहर आता है। तीसरा उदाहरण क्या है कि तिल में जिस तरीके से तेल निकलता है, उसी तरीके से मैथुन आदि क्रिया से शुक्र निकलता है। कहने का तात्पर्य है कि ईख में रस, दही में घृत और तिल में तेल एक स्थान पर ना होकर संपूर्ण रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी शरीर में एक स्थान में ना रहकर सर्व शरीरगत होता है। यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि शुक्र केवल शरीर के स्पर्श ज्ञान युक्त अंगों में ही विद्यमान रहता है, ना कि केश, नख, मल मूत्र, स्वेद आदि। ठीक है, कि जो स्पर्श ज्ञान वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ही विद्यमान रहता है, बालों वालों में नहीं रहता, यहाँ पे बताया गया है। सुश्रुत ने क्या बताया? सुश्रुत ने भी वैद्यों के निर्देश देते हुए कहा है कि जैसे संपूर्ण दूध में घी, ईख में रस व्याप्त होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त होता है। यह सर्व शरीर व्यापी शुक्र प्रसन्न मन तथा स्त्री संपर्क करने से हर्ष के कारण बाहर निकलता है। ठीक है? और निदान स्थान में भी सुश्रुत ने बताया है कि सर्व शरीर व्यापी होता है। और सुश्रुत ये भी बताते हैं कि शुक्रधारा कला जो होता है वो सभी प्राणियों में सर्व शरीर में व्याप्त होता है। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। देखिए, अगर आपको ये पढ़ रहे हैं ना, तो साथ-साथ छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखते रहिए कि स्थान क्या है? स्थान है इसका सर्व शरीर। चरक ने क्या बताया कि सर्व शरीर होता है? कौन-कौन से उदाहरण दिए, 3 उदाहरण? तो वो आप लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं आप? आपके कहाँ काम आएगा? देखिए, जब आएगा ना शुक्र धातु पे लॉन्ग, तो आपको यही एग्ज़ाम्पल्स देते हुए चीज़ें लिखनी है, जिससे आपका जो आंसर होगा, वो और अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट होगा और सामने वाला पढ़ के भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, इसने चीज़ें पढ़ी हैं। ऊपर-ऊपर से चीज़ें नहीं देखनी कि हाँ, स्थान है सर्व शरीर, बस लिख दिया, खत्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है, 2 स्थलों पर शुक्र के लक्षणों का उल्लेख किया है। प्रथम स्थानोत्पादक संतानोत्पादक,
जो मतलब आगे की संतान है उसकी उत्पत्ति में, शुक्र के संबंध में तथा दूसरे शुद्ध शुक्र के लक्षण के संदर्भ में। पहला तो संतान है और दूसरा शुद्ध शुक्र। जो शुक्र बहल, मधुर, रसयुक्त, स्निग्ध, अविरस्त्रगंधी, गुरु, पिक्षिल वर्ण में शुक्ल तथा स्त्राव के समय बहुमात्रा में स्रवित होता है, वह विशेष विशेष फल देने वाला होता है। जो शुक्र स्निग्ध, गाढ़ा, पिच्छिल, मधुर, अविदाही तथा स्फटिक के समान श्वेत वर्ण वाला होता है, वह शुद्ध शुक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे ये वाला जो श्लोक आता है आपके रचना शरीर में, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आता है 3rd चैप्टर में। स्फटिकाभं द्रवं स्निग्धं मधुरं मदगंधी च शुक्र मिच्छन्ति के चित्तु तैल शौद्रनिभं तथा। कि स्फटिक के समान आभा वाला द्रव होगा, स्निग्ध होगा, मधुर होगा, मधुगंधी मतलब शहद के समान उसका गंध होगा। शुक्र मिच्छन्ति के चित्तु तैल शौद्र निभम तथा। ठीक है, कि तेल एवं मधु के वर्ण का बताया है। तो ये वाला श्लोक आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके वाइवाज में बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। ये कभी मत भूलिएगा। फर्स्ट ईयर में कह सकते हैं कि एक ऐसा श्लोक है जो हमेशा, कोई भी कुछ आता है, तुमने क्या पढ़ लिया, अच्छा ये पढ़ लिया, रचना शरीर पढ़ लिया, चलो बताओ शुद्ध शुक्र के लक्षण, शुद्धार्थक के लक्षण। तो ये वाला श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए कि शारीर स्थान से लिया गया सुश्रुत के। ठीक है, फिर ये हो गया स्वरूप। तो स्वरूप के बाद शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण होते हैं, मतलब शुक्र किस तरीके से निकलता है और क्यों निकलता है। तो महर्षि चरक ने स्त्री संयोग को प्रधान कारण तथा चेष्टा, संकल्प एवं पीड़न को सहायक कारण बताया है। तो प्रधान कारण क्या है, स्त्री का संयोग। ठीक है, स्त्री का संयोग होना जरूरी है। उसके अलावा चेष्टा भी करें, मतलब कह सकते हैं कि वर्क करें, संकल्प होना चाहिए, पीड़न होना चाहिए, उसके साथ ये सहायक कारण बताए गए हैं। परंतु ये 8 कारण भी सहायक कारण माने जाते हैं। कौन कौन से 8 कारण हैं? हर्ष, ठीक है, तर्ष, श्रीक्षा शिशिन हर्ष, सरता, वीर की अस्थिरता, पिछलता, वीर की गुरुता, अणु, प्रबल भाव, बाहर निकलने का स्वभाव होना, शुक्र को प्रेरणा देने वाले वायु का दूरगामी होना। ये सारी चीजें जो हैं, ये शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण हैं। बाकी यहाँ शुक्र अग्नि के बारे में बताया गया। तो शुक्र अग्नि में क्या होता है, शुक्र धातु के निर्माण हेतु आवश्यक तेजस द्रव्य और उनकी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसे शुक्राग्नि बोला गया है। बस, बाकी मॉडर्न को कॉन्सेप्ट्स हैं तो इसे आप मॉडर्न में ही रखिएगा। फिर शुक्राग्नि के कर्म क्या होते हैं, क्यों क्या कर्म होते हैं शुक्र की उत्पत्ति, बस। ये अनभिव्यक्त शुक्र क्या होता है, सूक्ष्म जो होता है, इस अवस्था में या सूक्ष्म होने से अनभिव्यक्त शुक्र कहा जाता है, सूक्ष्म शुक्र जो होता है। ठीक है, क्या होता है कि आयुर्वेदिक क्रिया शारीर की दृष्टि से देखा जाए तो जब मज्जा धातु, मज्जाग्नि की क्रिया होती है, उस समय मज्जा से उत्कृष्टतर धातु शुक्र के उत्पादन द्रव्य का निर्माण होता है। यह द्रव्य रस रक्त से मिश्रित होकर देह भर में व्याप्त हो जाता है। इसी को हम लोग सूक्ष्म शुक्र कहते हैं, कि जो मतलब शरीर में अपना रह रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद सच यहाँ पे भी कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। शुक्र वह स्रोतस के बारे में बता रहे हैं कि शुक्र धातु की उत्पत्ति को समझने के लिए शुक्र वह स्रोतस का स्वरूप एवं कार्य को जानना आवश्यक है। शुक्र वह स्रोतस के संबंध में आयुर्वेदिक आचार्यों का मत है किया, क्या मत है, सुश्रुत ने शुक्र वह स्रोतस संख्या में 2 बताए हैं तथा उनके मूल, मूल मतलब ओरिजिन होता है, मूल के रूप में 2 स्तन तथा 2 वृक्षण का वर्णन किया है। इसी प्रकार महर्षि चरक ने शुक्र वह स्रोतस का मूल, 2 वृक्षण और शोफ मतलब शिशिन बताया गया है।
ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। सारे सारे जो भी धातु हैं, सबके स्रोतस्व का मूल आपको पता होना चाहिए, बस। इसके अलावा एज़ सच बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पंचभौतिक संगठन क्या होता है? पंचभौतिक संगठन है सौम्यम शुक्रम, ठीक है? सौम्य होता है, इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। क्या प्रमाण होता है? तो आधांजलि प्रमाण होता है, ठीक है? कर्म क्या होता है? शुक्राद गर्भ प्रजायते, छोटा श्लोक है, याद रखिएगा। या फिर शुक्राद गर्भ प्रसाद जा। तो दोनों याद रखिए, दोनों दोनों ही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही याद रखना बहुत ईज़ी भी है। ठीक है? कि गर्भ की उत्पत्ति करता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, हर्ष का कारण होता है, देह में बल प्रदान करता है। धैर्य, श्रवण, प्रीति, देह बल, हर्ष, गर्भोत्पत्ति के लिए जो बीज होता है, स्पर्म होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो इसका काम होता है। शुक्राशय के क्या लक्षण होते हैं? शुक्राशय के लक्षण होने पे क्या होगा कि दुर्बलता आ जाएगी, मुख का सूखना, शरीर का पीलापन, अवसाद, थकावट, नपुंसकता और मैथुन के समय शुक्र ना निकलना या अल्प मात्रा में निकलने का वर्णन किया गया है, तो ये शुक्राशय के लक्षण हो गए। फिर शुक्र वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं? तो शुक्र वृद्धि के लक्षण में सुश्रुत ने शुक्र के शरीर में अति वृद्धि होने से शुक्र अश्मरी तथा शुक्र की अति प्रा प्रादुर्भाव होना बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब निकलने लगेगा फिर। वयस्क पुरुष में ही शुक्र का वेग धारण करने से शुक्र अश्मरी होती है। इस अवस्था में वेग धारण करने से मेड एवं वृक्षण के मध्य शुक्र एकत्रित हो जाता है। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि स्टोन हो जाता है शुक्र में। शुक्र एकत्रित एकत्रित हो जाता है जिससे वायु सूखकर अश्मरी तुल्य बन जाता है, मतलब अश्मरी होता है स्टोन। ठीक है, शुक्र अश्मरी के उत्पन्न होने पर उस स्थान को दबाने वाली अश्मरी विलीन हो जाती है और शुक्र मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। यह वस्तुतः अश्मरी नहीं होती, मतलब ऐसा कह रहे हैं, बस एक उपमा दे रहे हैं कि हाँ अश्मरी जैसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली अश्मरी नहीं होती है, एग्जैक्टली स्टोन नहीं होता, अपितु शुक्र ग्रंथित होकर मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि वो सूख कर मूत्र मार्ग में अवरोध कर रहा है, इसलिए हम लोग उसे स्टोन के तरीके से देख रहे हैं, बट ये एग्जैक्टली स्टोन नहीं है। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। और क्या क्या होगा? अति स्त्री कांतम वृद्धम शुक्रम शुक्रश्मरी अपिच, कि मतलब मैथुन की अधिक इच्छा होगी और शुक्र अश्मरी उत्पन्न होगा, यह साष्टांग हृदय ने बोला है। ठीक है, शुक्राचार्य पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? ये जो लोग होते हैं स्निग्ध होते हैं, ठोस शरीर वाले होते हैं, व्हाइट नेल्स वाले होते हैं, व्हाइट दांत वाले, अस्थि वाले, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत कामिंग, बहुत संतान वाले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनके होते हैं। शुक्राशय के क्या लक्षण, शुक्र के वृद्धि की क्या लक्षण, इसका टेबल दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए, बाकी ऊपर तो हम लोगों ने देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट शुक्र धातु। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट धातु होता है सातों धातु में से, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद जो आता है ओज, तो ओज के बारे में भी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ओज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये है कि हाँ, ओज में जरूर है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ओज और शुक्र धातु, इसको कभी स्किप मत करिएगा। कभी भी आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को मत स्किप करिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाकी आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं, सब कमेंट्स में आप बता सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे शुक्र धातु मैंने पढ़ाया, तो इसके शॉर्ट नोट्स जैसे 1 पेज वाले होते हैं, 1 पेज नोट्स होते हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको यही होता है ना कि हाँ, नोट्स नहीं मिल रहा है, ये है वो है, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके हर एक डाउट का, हर एक चीज़ों का। कोई भी दिक्कत है वहाँ बता दीजिए, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही बता दीजिए, कोई भी चीज़ अगर बदलाव करनी है, कुछ करना है कि हाँ ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से होना चाहिए, वो आप सजेशंस दे सकते हैं। बाकी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।
10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी इन माय जर्नी। आई होप दैट आई डू मच बेटर इन फ्यूचर और आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। मेरा बस यही था कि शुरुआत में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, माय एम वाज़ जस्ट टू शेयर माय नॉलेज कि हाँ, जो चीज़ें मुझे दिक्कत आई हैं, वो चीज़ें आगे दिक्कत ना आएँ। जैसे मॉडर्न एनाटॉमी हो गया, किसी ने एनाटॉमी, किसी ने बीएमएस के लिए इस तरीके से नहीं पढ़ाई थी। मैंने पूरी मॉडर्न एनाटॉमी पढ़ाई। संस्कृत का कहीं पे भी मतलब चीज़ें नहीं मिलती। तो छोटे-छोटे लेक्चर्स मैंने बनाए। पूरी संस्कृत कंप्लीट कराई, जितना भी मेजर पोर्शन है जो लोगों के पास नहीं मिलता है, चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो कंप्लीट कराई। उसके बाद पदार्थ विज्ञान देखा कि हाँ, पदार्थ विज्ञान का अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ता, तो उसको भी डिटेल में डाला। पदार्थ विज्ञान में अनुमान प्रमाण था, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण था, दर्शन था, तो दर्शन में सारे पीडीएफ अच्छे-अच्छे बना के प्रोवाइड करे। जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम्स में आती हैं, वो सारी चीज़ें दी गई। स्लाइड्स खुद ही बनाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर के चीज़ें करी हैं। तो आज उसी की वजह से, उसी मेहनत की वजह से शायद इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी और आपने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम यहाँ पे आ पाए। 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हमने कंप्लीट करा। आई होप इसी तरीके से हम अपना कंटेंट देते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो आगे के भी माइलस्टोन कंप्लीट होते रहेंगे। बाकी मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जो जर्नी है उसका मज़ा लेते रहें। बाकी क्या रिज़ल्ट होगा, क्या-क्या होगा, वो सारी चीज़ें बात की बात है। छोटा-सा ही सही एक आयुर्वेद में रिवॉल्यूशन लाना ज़रूरी है, चीज़ें बड़ी बनानी ज़रूरी है, आयुर्वेद को ऊपर उठाना ज़रूरी है। तो छोटी-छोटी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो जिस तरीके से हम लोग ने 10 के का माइलस्टोन कंप्लीट किया, इसी तरीके से आगे हम लोग और माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे और आयुर्वेद के लिए और ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। पहले के कंपैरिज़न में अब हमारी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, तो इसका पूरा श्रेय आप लोगों पे जाता है। सो थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए एंड अगेन अ वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ